वेदर पैटर्न्स हैं वो इतने अनप्रडिक्टेबल हो जाएंगे कि एक तरफ हीट वेव चल रही होगी, फौरन बाद एकदम से बारिशों का तेज सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कि आपका जो स्प्रिंग है वो तकरीबन खत्म हो गया। अभी सर्दी चल रही होती है और एकदम से मुल्क के बहुत से हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो 30 को क्रॉस कर जाता है। ये जो गंदम की कटाई है, उस पर हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि जब फसल बिल्कुल तैयार होती है तो बारिशों का सिलसिला आ जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये दो तरह से मुतासर करता है, टेम्परेचर और वाटर। या बहुत ज्यादा पानी या पानी बिल्कुल नहीं होगा, यानी या तो अल्नीनो और बारिशों का तेज सिलसिला या फिर ड्राउट। टेम्परेचर या बहुत हाई हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, और इसको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकेगा कि कौन सा मौसम जो है वो किस महीने में आना है। तो ये वो चीजें हैं जो कि किसी जमाने में लोग इनको मिथ समझते थे, अब ये एक रियलिटी बन के फेस हो रही है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे ममालिक या वो तमाम ममालिक जहाँ पे एक प्रिपेयर्डनेस कम है, वहाँ पे इनका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। हमें दो तरह से इसका इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो ये कि हम दुनिया की कम तरीन कार्बन डाइऑक्साइड अखराज करने वाले ममालिक में आते हैं। हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है, जो सनती तरक्की, वो उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हमें मुर्द इल्जाम ठहराया जा सके इस ग्लोबल वार्मिंग का। और दूसरी तरफ वो तरक्की ना होने की वजह से हमारे पास वसाइल इतने कम हैं कि हम उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। यूके में आप देखिए, पिछले साल फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री था कि वहां पे लंदन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस किया। लेकिन चूंकि वहां पे सनती तरक्की है, तो वो चंद ही सालों में वो एयर कंडीशनिंग और सारी बिल्डिंग्स को सेंट्रली वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके वो इस काबिल बन जाएंगे कि वहां पे जैसे सर्दियां मैटर नहीं करती, गर्मियां शायद उस तरीके से मैटर नहीं कर रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जाहिर है कि जो ही मौसम में तब्दीली आती है, कोई अनप्रडिक्टेबल चेंज आती है, जिसके लिए कि हमारे बिल्डिंग्स, हमारा रहन सहन, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी जॉब्स, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, वो उसके लिए तैयार नहीं, तो वो एक क्लैमिटी बन जाती है। एक होती है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो अब होनी है, अब हमें इसके साथ रहना है और इसके साथ अपने रहन सहन को इसके मुताबिक लेके आना है। दूसरा होता है मिटिगेशन, कि आपका नुकसान हो जाता है और फिर आप उसको जाके मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। सैलाब आ गया, तबाही आ गई, अब जाके वहां पे हम बिल्डिंग बनाने की बात करें। और तीसरा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि दुनिया के बहुत से ममालिक में जो टेक्नोलॉजी की वजह से इन माहौलियाती तगैर पे का मुकाबला किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी हमारे जैसे ममालिक में भी आए। तो जो सबसे आसान होता है और सबसे कम खर्च होता है वो अडाप्टेशन होती है। यानी आपको पता है कि सैलाब आने हैं, तो आप उन दरिया के रास्ते में बिल्डिंग्स ना बनाएं। आपको मालूम है कि सैलाब आने हैं, आप दरख्त जो हैं वो ज्यादा लगा रहे हो। आप वो तमाम नशेबी इलाके जो कि सैलाब की जद में आते हैं, वहाँ पे एक ऊंचे टीले या प्रिंट्स बना दें, यहाँ पे कि जब पानी का बहुत जोर आए तो आबादी को वहाँ पे मुंतकिल किया जा सके, बच्चों और खवातीन को वहाँ पे मुंतकिल किया जा सके। बांग्लादेश बहुत सक्सेसफुली ये कर रहा है। फिर आता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें कि हमें पता है कि पानी जो है वो बड़ी तेजी के साथ नापैद होता जा रहा है। यानी हमारे साथ जो अलमिया हो रहा है वो ये है कि मॉनसून जो कि 3-4 महीने में आती थी, अब वो सुकड़ के वो जो पानी था, वो जो बारिशें थी जो कि 3-4 महीने में बरसती थी, अब वो सुकड़ के 1 महीने में बरसती है। तो 1 महीना तो हमारे पास शदीद बारिश होती है जिसकी वजह से तूफ़ानी आ रही होती है, बाकी के 10 महीने जो है उसमें कहर सादी का सा समा बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर वाटर स्टोरेज जो है, कि जब बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो उसको स्टोर किया जा सके, ताकि जब कहर शादी के महीने हो तो उस वक्त उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। या एग्रीकल्चर में ये जो हम कैनाल इरिगेशन करते हैं और खालों के जरिए पानी देते हैं, अब उससे हट के हमें उस पे आना होगा, जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकल इरिगेशन है। चूंकि अब पानी जो है वो आपकी स्केर्स कमोडिटी बनता चला जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि
पानी कम होता जाएगा या पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, दर्जा हरारत जो है बहुत गिर जाएगा या बहुत हाई हो जाएगा, और उसके मुताबिक फिर आपको अपनी रहन सहन जो है उनको दुरुस्त करना होगा। जो हमारे गैस के अखराज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको हमें कम करना होगा, और ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इश्यूज जो है वो उस वक्त इम्पोर्टेंस इख्तियार करते हैं जब उनके ऊपर कोई प्राइस टैग लग जाता है। तो जब आपको पता होता है कि अच्छा जी सैलाब आ गया और 35% जो प्रोडक्शन है कपास की वो कम हो गई, या 33 मिलियन अफराद उससे मुतासर हुए, तो उस पर एक प्राइस टैग लग जाता है। या अब देखिए हीट वेव पहले भी आती थी, लेकिन जब वो बदकिस्मत साने हुआ कराची में, जिसमें 20 अफराद जो है उनकी कीमती जाने गई, तो फौरी तौर पे हीट वेव जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो गई। या जब थरपारकर में खुदा न खास्ता जब जो छोटे बच्चे हैं जब वो निमोनिया का शिकार होते हैं सर्दियों में, तो फौरी तौर पे थरपारकर हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो मीडिया या पॉलिसी मेकर की अटेंशन इन इश्यूज पे उस वक्त आती है जब उस पर कोई या तो प्राइस टैग लगता है, या उस पे कोई खुदा न खास्ता इंसानी जिंदगियों का जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू होती है। इसी तरह से जो जो आपकी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल जो है या वो अफोर्डेबल नहीं है, बिजली अफोर्डेबल नहीं है, तो फौरी तौर पे सोलर एनर्जी जो है वो पॉपुलर होना शुरू होगी बिजली के लिए। तेल और डीजल के लिए अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल जो हैं वो पॉपुलर होना शुरू होगी, क्योंकि उस पर एक प्राइस टैग लग गया कि जी एनर्जी अब बहुत महंगी हो गई है। हालांकि यही रिन्यूएबल एनर्जी बहुत से मुल्कों ने आज से कई दहाइयों पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त उस पर काम शुरू किया जबकि हमने देखा कि अब ये अफोर्डेबल नहीं रही है एक लार्जर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये क्लाइमेट चेंज के वाकयात अब बड़ी तेजी के साथ इनके जो नतायज होंगे उन पे प्राइस टैग भी ज्यादा लग रहे होंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी मॉनेटरी कॉस्ट, और बदकिस्मती से जो इंसानी जानें भी उसमें ज्यादा वल्नरेबल हो रही होंगी। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि आने वाले जो चंद साल हैं उसमें क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस वुड बी वन ऑफ द मेजर जो प्रायोरिटी एजेंडा फॉर एनी गवर्नमेंट, ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन। तो ये वो चीजें होंगी जो कि कोई भी हुकूमत हो वो इनको इग्नोर नहीं कर सकेगी। जो मेजर चीज है वो कोऑर्डिनेशन है। पाकिस्तान में पॉलिसीज का फुकदान नहीं है इन्वायरमेंट पे या क्लाइमेट चेंज पे। हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। असल चीज जो है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन एक प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज जो है वो फेडरल लेवल पे उसकी मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट जो है वो सूबाई मिनिस्ट्रीज हैं, ज़राअत जो है वो सूबाई मिनिस्ट्रीज हैं, इरिगेशन जो है वो सूबाई मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेस्ट जो है वो सूबाई मिनिस्ट्री है, लाइफ स्टॉक जो है वो सूबाई मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट जो है वो सूबाई मिनिस्ट्री है, अर्बन प्लानिंग जो है वो सूबाई मिनिस्ट्री है। तो जब तक सूबों का और वफाक का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो जो सारे महकमे और जो सारी मिनिस्ट्रीज, लेकिन जब तक ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेंगी तब तक ऐसा ही है कि आप एक दूसरे को या तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा होगा या कंट्रडिक्शन ऑफ एफर्ट्स हो रहा होगा। वो जो मिसाल दिया करते हैं कि पहले सड़क बन जाती है उसके बाद कोई महकमा आता है आके खोदता है कि पानी के पाइप बिछाए जाए, फिर कोई और महकमा आके होता है कि अब गैस के पाइप डाले जाएं। तो ये चीजें एक वो जो तसल्सल में एक सीक्वेंस में भी की जा सकती है, और यही चीजें जो है ये अलग-अलग महकमे बड़ी अच्छी नीयत के साथ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, पाकिस्तान में सिंक्रोनाइजेशन का फुकदान है, और पाकिस्तान में जरूरत है कि जो विद इन प्रोविंसेस एंड बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ बात की जाए, एक दूसरे के साथ प्लान शेयर किए जाएं, और फिर रिसोर्सेज को पूल करके क्लाइमेट चेंज के लिए कौम को और मुल्क को तैयार किया जाए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।